हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम पूछा गया है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नम, दूसरा ऑप्शन दिया है शुष्क, तीसरा ऑप्शन दिया है गीला और चौथा ऑप्शन है लचीला। तो दोस्तों, आर्द्र का विलोम क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी शुष्क, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क। और दोस्तों, अगर बात कर लें गीला, गीला इसका विलोम क्या होता है? आप सभी इससे परिचित होंगे। इसका विलोम होता है गीला का सूखा। इसका विलोम होता है सूखा। और दोस्तों, जो ये लचीला दिया है, इसका विलोम क्या होता है? ये भी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इसका विलोम होता है कठोर। लचीला का विलोम क्या होता है? कठोर। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया? आर्द्र शब्द का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है शुष्क। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, ये चीज भी याद रखना, गीला का विलोम क्या होता है? सूखा, और लचीला का विलोम क्या होता है? कठोर। ये चीज भी आप लोग याद रखना। कहीं आप इसको नोट कर लीजिए एक जगह, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। क्वेश्चन क्या है? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। ये एक वाक्यांश दिया है, इसके लिए एक शब्द पूछा है। क्या है वाक्यांश? एक बार फिर देखेंगे। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है अनुपम, दूसरा ऑप्शन दिया है अल्पज्ञ, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी और चौथा ऑप्शन क्या है? अनुयायी। तो दोस्तों, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुपम। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनुपम। और दोस्तों, जो ये अल्पज्ञ दिया है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? ये भी आप लोग जान लीजिए। इसके लिए वाक्यांश होगा जो बहुत कम जानता है। जो बहुत कम जानता हो, क्या होगा वाक्यांश अल्पज्ञ का? जो बहुत कम जानता हो। कम जानता हो, ये एक वाक्यांश है, जो बहुत कम जानता हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अल्पज्ञ। आप लोग ये चीज भी याद रखना। और दोस्तों, जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ज्ञानी। क्या मैंने बताया? जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो। ज्ञान रखता हो। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञानी। ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग पेपर हल करते टाइम क्या करिए कि उसके सभी ऑप्शनों को जरूर दोस्तों देखिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऐसे अगर आप पेपर हल करेंगे तो हल करते चले गए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग हर एक ऑप्शन को डीप पढ़िए, जानिए कि जो गलत ऑप्शन है उसके बारे में भी सोचिए कि हाँ, ये आखिरकार गलत क्यों है और इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हैं वहीं से बना दे। वो पेपर आयोग कहीं से भी बना सकता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ से परिचित होंगे। और दोस्तों, जो ये अनुयायी दिया है, अनुयायी दिया है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश होगा जो किसी का अनुसरण करता हो। इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जो किसी का अनुसरण करता हो। ये चीज भी कहीं नोट कर लीजिए। किसी का अनुसरण करता हो। अनुसरण सरण करता हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 में मैंने क्या बताया? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 62 में। तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मैंने क्या बताया? जो ये अल्पज्ञ दिया है, इसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश होगा जो बहुत कम जानता हो, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। और दोस्तों, जो सी ऑप्शन में दिया है ज्ञानी, इसका मतलब क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो, उसके लिए
एक शब्द प्रयोग किया जाएगा ज्ञानी, और जो ये अनुयायी है इसके लिए क्या होगा, अनुयायी का होता है वाक्यांश। जो किसी का अनुसरण करते हो उसे बोलते हैं अनुयायी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पेट की अग्नि। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है दावाग्नि, दूसरा है बड़वाग्नि, तीसरा है जठराग्नि और चौथा है मंदाग्नि। तो दोस्तों पेट की अग्नि के लिए एक शब्द का चयन करना है, आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो दोस्तों पेट की अग्नि के लिए शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, जठराग्नि। जठराग्नि ये पेट की अग्नि के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य, अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है कानन, दूसरा है कांतार, तीसरा है विपिन और चौथा है सुरभोग। तो दोस्तों कौन सा वाक्य अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरभोग। सुरभोग ये अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये कानन, कांतार, विपिन, जंगल, जंगल ये सभी अरण्य के पर्यायवाची हैं या जंगल के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों जो ये सुरभोग दिया है ये किसका पर्यायवाची है, ये चीज भी आप लोग याद रखिए, ये अमृत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सुरभोग अमृत का पर्यायवाची है। यहां से पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, अरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरभोग। और सुरभोग पर्यायवाची किसका होता है? तो सुरभोग पर्यायवाची होता है अमृत का। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। और दोस्तों अमृत के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं वो चीज भी आप लोग जान लीजिए। अमृत के अन्य पर्यायवाची होते हैं, क्या क्या होते हैं? सोम, सुधा। अमृत के अन्य पर्यायवाची होते हैं सोम, सुधा, ये चीज भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। अमीय, पीयूष, मधु, ये सारे अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अमीय, अमीय, पीयूष, पीयूष और मधु, ये अन्य अमृत के पर्यायवाची होते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है मानव मात्र को गीता का महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द का शुद्ध करे, रेखांकित शब्द को शुद्ध करे। जो ये महात्म लिखा है इसको कह रहे हैं शुद्ध, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये अशुद्ध लिखा है। तो दोस्तों देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है महात्म, दूसरा इस तरीके से महात्म्य लिखा है, तीसरा इस तरीके से महात्म्य लिखा है और चौथे में आप लोग इस तरीके से देख रहे होंगे महात्म्य लिखा है। तो महात्म का कौन सा महात्म्य सही होगा ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्म्य। ये महात्म्य बिल्कुल सही है, महात्म्य होता है। महात्म्य ये इस तरीके से होता है जिस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध यहां भी आप लोगों को बताना है कौन सा शुद्ध है। पहला ऑप्शन दिया है अधिशासी, दूसरा है अधिशासी इस तरीके से लिखा है, तीसरा अधिशासी आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से लिखा है, चौथा अधिशासी ये इस तरीके से लिखा है। तो आप लोगों को बताना है किस अधिशासी की सही वर्तनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी। अधिशासी यानी कि जो अधिशासी में पहली सा बनती है वो मूर्धन्य सा बनती है और जो दूसरी सा बनती है ये दंती सा बनती है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित मुहावरों का सही आशय स्पष्ट किया गया है। मतलब इसमें कहा गया है कि आंख बिछाना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है प्रतीक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है अनदेखा करना, तीसरा है अत्यधिक स्नेह देना और चौथा ऑप्शन है धमकाना। तो दोस्तों आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा करना। आंख बिछाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा करना। और दोस्तों जो ये अनदेखा करना लिखा है, अनदेखा करना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? इसके लिए मुहावरा होगा ध्यान न देना। ध्यान न देना, अनदेखा करना ये एक मुहावरा दिया है, इसका अर्थ क्या होगा? ध्यान न देना। ये चीज भी आप लोग याद रखिए, ध्यान न देना। और दोस्तों जो आगे लिखा है
अत्यधिक स्नेह देना, अत्यधिक स्नेह देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये एक अर्थ लिखा है, सॉरी दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा मुहावरा दोस्तों? आंख बसाना। इसका हो जाएगा आंख बसाना। और जो ये धमकाना दिया है, धमकाना, इसका क्या होगा? आंख दिखाना। इसका होगा आंख दिखाना। यानी कि मैंने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 67 में, आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। और दोस्तों, जो धमकाना लिखा है, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? आंख दिखाना। आप लोग याद रखिए। और दोस्तों, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अत्यधिक स्नेह देना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? इसके लिए मुहावरा होगा आंख बसाना। आप लोग ये चीज भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है दुखी होना, दूसरा है अपमान करना, तीसरा ऑप्शन है चापलूसी करना और चौथा ऑप्शन है लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा। और दोस्तों, जो चापलूसी करना लिखा है, चापलूसी करना, इसके लिए ये अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है। चापलूसी करना इस मुहावरे का, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है इसका। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। लाइन क्या है देखेंगे, धन के खाली स्थान में आज भी कुछ लोग फिर खाली स्थान बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन दिया है लालच और जयचंद्र, और दूसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार और हरछिद्र, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र और वीरता, और चौथा ऑप्शन है बंधु और मर्द। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, लालच और जयचंद्र। यानी कि यहां पे हो जाएगा लालच और यहां पे क्या हो जाएगा? जयचंद्र। यहां पे हो जाएगा जयचंद्र। लाइन क्या हो जाएगी देखेंगे, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं, ये पूरी लाइन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, जो असफलता से नहीं घबराता वही खाली स्थान का स्वाद चख पाता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है उदासी, दूसरा है सफलता, तीसरा है अनुत्तीर्ण और चौथा है नाकामी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही आसान है, आप सभी जानते होंगे। यानी कि यहां पे क्या भरा जाएगा? सफलता। यहां पे क्या भरा जाएगा? सफलता। लाइन क्या होगी देखेंगे, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है, ये पूरी लाइन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, दूसरा ऑप्शन है उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, तीसरा ऑप्शन है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, और चौथा ऑप्शन दिया है ज्यों हुई वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य का चयन करना है दोस्तों इसमें आपको। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्यों वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये मिश्र वाक्य होगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट में बताया है कि वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ये वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को यहाँ मिश्र वाक्य का चयन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? लाइन क्या दी है देखेंगे, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है सजा दी,
दूसरा ऑप्शन है मृत्युदंड, तीसरा ऑप्शन है चोर को और चौथा ऑप्शन है राजा ने। तो दोस्तों इसमें त्रुटि किस भाग में है आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सजा दी। ये वाली वाक्य में यहाँ पे इसमें त्रुटि है। अब देखेंगे कैसे त्रुटि है इसमें, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसमें जो दंड है, ये दंड यहाँ पे भी दंड लिखा है और यहाँ पे सजा दी, यानी कि जो दंड है ये इसी में अंतर्निहित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दंड देना का भी मतलब होता है सजा देना, और सजा देना का भी मतलब होता है दंड देना या सजा देना। तो यहाँ पे ये पुनरुक्ति हो रही है, यानी कि दो शब्दों की रिपीटिशन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ये सजा देना इस पार्ट में अशुद्धि होगी। क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि सजा देना का मतलब ही होता है दंड देना, ये चीज एक ही है, यहाँ पे पुनरुक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चोर को मृत्युदंड दिया, दंड दिया, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सजा दी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सरयूर्मी, सरयूर्म में संधि है, सरयूर्म में कौन सी संधि है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है स्वर संधि। तो दोस्तों सरयूर्मी में कौन सी संधि है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। और अगर दोस्तों इस संधि के समास संधि विच्छेद की बात कर ली जाए कि सरयूर्म का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, इसका संधि विच्छेद होता है सरयुधन ऊर्मी। क्या होता है? सरयुधन ऊर्मी, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। और इसके अगर संधि विच्छेद की बात कर ली जाए तो संधि विच्छेद क्या होगा? सरयुधन ऊर्मी, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है पाधनवन, दूसरा है पोधनवन, तीसरा ऑप्शन दिया है पौधनवन और चौथा ऑप्शन है पाधनवन। तो दोस्तों पावन का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर होगा। पौधनवन कह लें या इसको ये भी कहा जाता है पौधन अन, ये दोनों सही हैं। पौधन वन कह लें या पौधन अन कर लें, कह लें, दोनों सही हैं। और दोस्तों इसमें संधि कौन होगी? इसमें होगी अयादि संधि। अयादि संधि, ये भी आप लोग याद रखना, इसमें संधि कौन होगी? अयादि संधि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पावन में संधि विच्छेद पूछा गया था, इसका संधि विच्छेद होता है पौधन वन या पौधन अन, और ये किसका उदाहरण है? ये अयादि संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आशातीत, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है आशातीत में आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अपादान तत्पुरुष या संपदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? आशातीत। अपादान तत्पुरुष आप सभी जानते होंगे कि अपादान विभक्ति जो होती है कारक की, वो अलग होने की अर्थ में होती है। तो दोस्तों इसीलिए जो पूरा तत्पुरुष समास है ये विभक्तियों पर ही आधारित है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी आशातीत में? इसमें होगी अपादान तत्पुरुष समास होगा, ये आप लोग याद रखना। और विभक्ति की बात करें तो ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में समास पूछा गया है, कौन सा है आप लोगों को बताना है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो तिरंगा में कौन सा समास होगा दोस्तों? बहुत ही आसान है, आप सभी परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। तिरंगा ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास के अंतर्गत दोस्तों आप सभी जानते होंगे, द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। इसके अन्य उदाहरण क्या क्या होंगे? जैसे चतुर्भुज, त्रिफला और तिरंगा, ये सारे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं।
आप लोग याद रखना। इसमें प्रथम पद प्रधान या प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार है। इसमें अलंकार आप लोगों को बताना है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन दिया है रूपक अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने की एक विधि क्या होती है? इसमें होता है दोस्तों जनु जानो मनु मानो या मनहु ज्यों, ये सारे शब्द जिस लाइन में आए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ज्यों आया है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत मैंने क्या बताया? जनु, ये सारे शब्द अगर आपको वाक्य में मिले तो वहां पे आप निसंकोच होके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। जनु, जानो, मनु, मानो, मानो, और क्या होता है? मनहु ज्यों, मनहु और ज्यों, ये शब्द आपको जिस वाक्य में मिले वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों उपमा अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार में अधिकतर कौन से शब्द मिलते हैं? सा, सी, से, सरित, ते या समान। कौन कौन से? सा, सी, से, सरित, सरित, ते, समान। ये शब्द जिस वाक्य में मिले, ये शब्द जिस वाक्य में मिले वहां पे उपमा अलंकार होगा। ये चीज आप लोग दोस्तों याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक आपका पैसेज दिया है और आप लोगों को पैसेज पढ़कर आंसर देना है। देखेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? यहां पे पहला क्वेश्चन है ये, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया है यांत्रिकी एवं वास्तुकला को बढ़ावा, अगला है जीवन की शिक्षा, जीवन की व्यवस्था, अगला है वैदिक शिक्षा और अगला है अनुशासन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवन की शिक्षा। देख लेते हैं जीवन की शिक्षा कहां पे है। ये दोस्तों लिखा है, भारत की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना ही नहीं बल्कि ऐसे जीवन की व्यवस्था करना है जिसमें वे स्वयं के बारे में जिसके स्वयं के बारे में संपूर्ण शिक्षा दी जाए। तो ये चीज देख लीजिए आप, जीवन की व्यवस्था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन यही था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है जीवन की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया? पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा है वास्तुकला, तीसरा ऑप्शन दिया है चिकित्सा विज्ञान और चौथा है भौतिकी विज्ञान। तो दोस्तों चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा को अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा विज्ञान, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा पद्धति निम्नलिखित में से किस परंपरा से आरंभ होती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें दिया है गुरुकुल परंपरा, दूसरा है आध्यात्मिक परंपरा, तीसरा है राष्ट्रहित शिक्षा परंपरा या चौथा दिया है एक गुरु शिक्षा परंपरा। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो पद्धति है ये किस परंपरा से आरंभ होती है? तो दोस्तों आप इसका सभी आंसर जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, एक गुरु शिक्षा परंपरा पर यह शिक्षा प्रारंभ होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और दोस्तों आप विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।